स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 का जो सोशल साइंस है उसके अंदर जो एक सब्जेक्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस क्लास से जो है आप लोगों का आपदा प्रबंधन का जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपदा प्रबंधन से आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिएगा तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि आपदा किसे कहते हैं। तो आप लिखिएगा प्रकृति में घटने वाली वह घटना जिससे बहुत अधिक मात्रा में लोगों और जानवरों को हानि पहुंचता है उसको आपदा कहते हैं। यानी कि वह घटना जिससे क्या होता है कि लोगों को और क्या कहते हैं जानवरों को अधिक मात्रा में हानि पहुंचता है उसको आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया तो क्या होता है, भारी मात्रा में नुकसान होता है, भारी मात्रा में क्षति होता है, तो भूकंप आपका क्या हो गया, आपदा हो गया। जैसे बाढ़ भी आपका क्या हो गया, आपदा हो गया। आतंकवाद ये भी आपका क्या हो गया, आपदा हो गया। दंगा ये भी आपका क्या हो गया, आपदा हो गया। सुनामी ये भी आपका क्या हो गया, आपदा हो गया। चलिए आगे आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं प्राकृतिक आपदा, उसके बाद होता है मानवजनित आपदा। पहला क्या होता है, प्राकृतिक आपदा, उसके बाद होता है मानवजनित आपदा। चलिएगा अब देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो प्रकृति द्वारा घटने वाली आपदा को, यानी कि प्रकृति द्वारा घटने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया। ये सब जो है ये सब आपके प्राकृतिक आपदा के क्या है, उदाहरण है। समझ गए। सबसे बेसी भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में और बाढ़ के बारे में पूछा जाता है। तो ये भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सब जो है ये सब आपका प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है कि मानवजनित आपदा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि मानव द्वारा घटने वाली आपदा को मानवजनित आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया, महामारी हो गया, क्या कहते हैं भूखमरी हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। ये सब जो है मानवजनित आपदा है। ये सब क्या है, मानवजनित आपदा है। ये सब मानवजनित आपदा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि प्राकृतिक आपदा और मानवजनित आपदा में अंतर बताएं। देखिए जो भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक, और यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 9122669401। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, PDF आपको निःशुल्क में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को PDF चाहिए तो इस नंबर पर क्या कहते हैं व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक आपदा और मानवजनित आपदा में अंतर बताएं। तो इसको लिखना है कि प्राकृतिक आपदा और मानवजनित आपदा में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखना है प्राकृतिक आपदा, एक तरफ लिखना है मानवजनित आपदा। तो देखिएगा प्राकृतिक आपदा में पहला क्या है, पहला है कि प्रकृति द्वारा घटने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। पहले क्या करेंगे, परिभाषा का अंतर लिख देंगे। ठीक, प्रकृति द्वारा घटने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, मानवजनित में इसमें लिखेंगे मानव द्वारा घटने वाली आपदा को मानवजनित आपदा कहते हैं। पहला अंतर दोनों में हो गया। दूसरा का अंतर देखिएगा, दूसरा का अंतर कहता है कि प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक आपदा ये प्रकृति द्वारा होता है, इसको नहीं रोका जा सकता है। और इधर लिखेंगे कि मानवजनित आपदा को बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता है, जबकि मानवजनित आपदा को बहुत हद तक रोका जा सकता है। उसके बाद 3 में प्राकृतिक आपदा से अधिक क्षति होती है। मान लीजिए कहीं भयानक भूकंप आ गया, कहीं भयानक आग लग गया, तो ये जो होता है ना, इससे क्या होता है, अधिक क्षति होता है। प्राकृतिक आपदा से क्या होता है, अधिक क्षति होता है। उसके बाद इसमें लिखना है मानवजनित आपदा में कि प्राकृतिक आपदा की तुलना में मानवजनित आपदा से कम क्षति होती है। देखिए
क्या कहते हैं, मानवजनित आपदा से भी क्या होता है, क्षति होता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की तुलना में मानवजनित आपदा से क्या होता है, कम क्षति होता है। अब जैसे देखिएगा इसमें कुछ उदाहरण दे दिया है। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन हो गया, तो आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, सुखाड़ हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, मृदा अपरदन, हिमस्खलन, ये सब आपका क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। और बाद इसमें आइएगा मानवजनित आपदा में, तो इसमें देखिएगा क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा आतंकवाद, दंगा, महामारी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद क्या कहते हैं, भूखमरी, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ये सब जो है, ये सब आपका क्या कहते हैं, मानवजनित आपदा हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, या आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। तो इसमें लिखना है कि आपदा से बचने के लिए, आपदा से बचने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपदा से होने वाले क्षति को कम करना। समझ गए, आपदा से बचने के लिए किए गए कार्य को क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य मतलब इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, आपदा से होने वाले क्षति को कम करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 में कहता है कि भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होना। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कंपन, कंपन का मतलब होता है कि थरथराना, यानी कि पृथ्वी का थरथराना है क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। इसको लिख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के अंदर मान लीजिए कहीं कंपन उत्पन्न हो गया तो उसी को क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। फिर कहता है कि भूकंप से बचने, 8 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन है, ताकि भूकंप से बचने के लिए मुख्य उपाय को लिखे, या भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय को लिख सकते हैं। ये सब अपना मन से भी सोच सोच के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें लिखे हैं, भूकंप से बचने का उपाय निम्न है। पहला नंबर 1 है कि भूकंप आने पर घबराए नहीं बल्कि धैर्य से काम करे। यानी कि कोई भी आपदा हो, आपदा के समय आदमी को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक अपना बुद्धि से, दिमाग से काम करना चाहिए। ठीक है, 2 में क्या लिखे हैं कि भूकंप रोधी घर बनवाना चाहिए, भूकंप रोधी घर बनवाना चाहिए। 3 में ताकि भूकंप के समय यदि घर में हो तो मजबूत वस्तु जैसे चौकी हो गया, चौकी या पलंग के नीचे आराम से क्या करना चाहिए, छिप जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4 में है कि भूकंप आने पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बंद कर देना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं, भूकंप के समय उसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद 5 में है पोल और बिजली के खंभे। पोल हो गया, बिजली के खंभे हो गया, जैसे ऊंची भवन हो गया और वृक्ष हो गया, ये सबसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक, और बाद 6 नंबर में बूढ़े और बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे हो या बूढ़े व्यक्ति हो, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे कहता है कि भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं। भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं, तो भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसे केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए भूपटल है और यहाँ कंपन शुरू हुआ है, ठीक, कंपन शुरू हुआ है, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे, मतलब इसी को कहेंगे केंद्र। यानी कि भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहाँ कंपन शुरू होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को केंद्र कहते हैं। भूकंप के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है, जहाँ कंपन शुरू हुआ उसी को क्या कहेंगे, भूकंप का केंद्र कहेंगे। उसके बाद है भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो भूपटल पर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। उसे भूकंप का क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, यानी कि भूपटल पर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं, नाम लिखें। तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, उसके बाद क्या कहते हैं एस तरंग, उसके बाद एल तरंग। जिसमें सबसे खतरनाक जो होता है, सबसे खतरनाक एल तरंग होता है। ठीक, सबसे खतरनाक क्या होता है, एल तरंग होता है। चलिए 12 नंबर है, कहता कि सबसे अधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग कौन सा होता है, तो सबसे अधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग जो होता है वो एल तरंग होता है। क्या होता है, एल तरंग होता है।
उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, ताकि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। उसके बाद है, कहता है कि भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। चलिए, उसके बाद कहता है कि भूकंप की तीव्रता को किस स्केल पर दिखाया जाता है? तो दिखाया जाता है रिक्टर स्केल पर, दिखाया जाता है रिक्टर स्केल पर, लेकिन मापा किससे जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। उसके बाद देखिएगा, कहता है कि भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण है टेक्टोनिज्म। क्या होता है? टेक्टोनिज्म। उसके बाद का क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन कहता है कि सुनामी किसे कहते हैं? तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी कहलाता है। देखिए, जब समुद्र में भूकंप आएगा तो उसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन कहता है कि सुनामी से बचने के लिए उपाय को लिखें, या सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए उपाय को लिखें। यानी कि सुनामी से किस प्रकार बचा जा सकता है, उसके लिए कुछ उपाय को लिखना है। तो देखिएगा उपाय क्या है। सुनामी से बचने के लिए उपाय निम्न है। नंबर एक में है कि समुद्री क्षेत्रों में अधिक से अधिक तटबंध बनाना चाहिए। तटबंध का मतलब हुआ बांध। समुद्री क्षेत्रों में अधिक से अधिक क्या बनाना चाहिए? तटबंध बनाना चाहिए। नंबर 2, समुद्री क्षेत्रों में तटबंधों पर मैंग्रोव जाति का पौधा लगाना चाहिए। देखिए, मैंग्रोव जाति का पौधा जो होता है, इसका जड़ बहुत ही झकड़ादार होता है, जो मिट्टी को क्या होता है? पकड़ करके रखता है, मिट्टी को कटने से क्या होता है? बचाता है। ठीक, तो समुद्री क्षेत्रों में तटबंधों पर मैंग्रोव जाति का पौधा लगाना चाहिए। उसके बाद 3 में, समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचने के लिए लगातार ट्रेनिंग देना चाहिए। जो लोग समुद्री के आसपास इलाका में रहते हैं, उसको लगातार सुनामी से बचने के लिए उसको क्या करते हैं? ट्रेनिंग देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा 4 नंबर में। 4 में कहता है कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, और जो सरकार द्वारा गाइडलाइन होगा उनका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा 20 का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि बाढ़ कैसे आती है? बाढ़ कैसे आती है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अधिक बारिश होने के कारण आती है। जब बरसात के मौसम में अधिक मात्रा में बारिश होती है तो नदी या तालाब में पानी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। समझ गए? बाढ़ होने का मुख्य कारण क्या है? कि अधिक जब वर्षा होता है, क्या कहते हैं? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अधिक बारिश होने के कारण आती है। जब बरसात के मौसम में अधिक मात्रा में बारिश होती है तो नदी या तालाब में पानी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। आगे देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। मतलब बाढ़ से क्या क्या हानि होता है? तो बाढ़ से होने वाली हानियों निम्न है। नंबर एक में क्या है कि बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं। जिस इलाका में बाढ़ आते हैं उस इलाका का पूरा फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। 2 नंबर, बाढ़ के कारण मवेशी को रखने में परेशानी होती है। मवेशी को रखने में भी क्या होता है? परेशानी होता है। मवेशी का मतलब हो गया कि जैसे आपका गाय भैंस जो पालते हैं, उसको रखने में भी क्या होता है? परेशानी हो जाता है। 3 में, बाढ़ के कारण बहुत लोग बेघर हो जाते हैं। बाढ़ में क्या होता है? बहुत से लोगों का घर भसिया जाता है, घर डूब जाता है, तो लोग क्या हो जाते हैं? बेघर हो जाते हैं। 4 में है, बाढ़ के कारण सड़क पुल रेल मार्ग टूट जाते हैं। अधिक बाढ़ के कारण कहीं कहीं सड़क डैमेज हो जाता है, कहीं कहीं पुल डैमेज हो जाता है, कहीं कहीं जो है रेलवे लाइन यानी कि रेल मार्ग भी क्या होता है? टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। 5 में, बाढ़ के कारण महामारी फैल जाती है, और बाढ़ के समय में अलग अलग बीमारी भी क्या होता है? होने लगता है, जिसके कारण महामारी फैल जाती है। ठीक है, आगे 22 में क्वेश्चन है कि बाढ़ से बचने के लिए उपाय को लिखें, अथवा बाढ़ से बचने हेतु अपनाई जाने वाली उपायों को लिखा। यानी कि बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बाढ़ से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो इसमें लिखे हैं कि बाढ़ से बचने के उपाय निम्न है। नंबर 1, बाढ़ आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक दिमाग से काम करना चाहिए। देखिए, ये स्टेटमेंट सब आपदा में क्या करना है? लिखना है। कोई भी आपदा आए तो क्या करना है? उसमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले धैर्यपूर्वक दिमाग से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2 नंबर में कहता है कि बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। मान लीजिए कि जिस इलाका में बाढ़ आने वाला हो तो उसमें क्या कीजिए? ऊंचे स्थान पर जाकर के शरण लेना चाहिए, उसे ऊंचे स्थान पर चल जाना चाहिए। 3 नंबर में, बूढ़े और बच्चों की देखभाल करना चाहिए। जो बूढ़े हैं और छोटे बच्चे हैं उनका भी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा विशेष रूप से देखभाल करना चाहिए। नंबर 4 में, सरकार या प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जो सरकार का गाइडलाइन होता है, जो कि प्रशासन का गाइडलाइन होता है, उसको पालन करना चाहिए। ठीक,
पाँच में कि झूठी खबर या अफवाहों से दूर रहना चाहिए। देखिए बाढ़ के समय में भी क्या होता है कि झूठा फूसा न्यूज भी बहुत खूब फैलता है, ठीक। तो उससे क्या करना है, झूठी खबर हो या अफवाह हो उस सब पर ध्यान नहीं देना है, उस सब से क्या करना है, दूर रहना है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो इसमें लिखना है कि अधिक वर्षा होने के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आ ही जाती है। बाढ़ के कारण बिहार के लोगों का बहुत नुकसान होता है। कोसी नदी बिहार में बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है, यानी कि कोसी नदी से जब बाढ़ आता है बिहार में तो बिहार पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसलिए कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी। कहा है कि जब कोसी के पानी से बिहार में बाढ़ आता है तो बिहार को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। इसलिए करके बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। देखिएगा 24 में कहता है कि सुखाड़ किसे कहते हैं, कि कम वर्षा होने के कारण नदी और तालाब में जल की मात्रा कम हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सुखाड़। कहता है कि सुखाड़ से बचने के उपाय को लिखें। तो सुखाड़ से बचने के उपाय निम्न है। देखिएगा सुखाड़ से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो नंबर 1, नहर तालाब और कुओं का निर्माण करना चाहिए। नहर तालाब और कुओं का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2, वर्षा जल को संग्रह करना चाहिए। वर्षा जल को संग्रह करना चाहिए। नंबर 3, पंपी सेट या बोरिंग का प्रयोग करना चाहिए। पंपी सेट या बोरिंग का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है कि आग लगने के समय कौन सा उपाय करना चाहिए, अथवा आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। मान लिया जाए कहीं आग लग गया है तो उस समय क्या करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए कि आग के समय क्या प्रबंधन करना चाहिए। देखिए नंबर 1, सबसे पहले क्या है कि आग लगने पर घबराए नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। कोई भी आपदा होगा तो क्या करना है, घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। नंबर 2, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी आग में फंस गया तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। आप फायर ब्रिगेड है 102, फटाफट 102 पर फोन धरना चाहिए, ठीक है। 102 पर फटाफट क्या कीजिए, फायर ब्रिगेड पर कॉल कर दीजिए, ठीक। और बाद देखिएगा 4 में ताकि आग लगने के समय बच्चे और बूढ़े का देखभाल करना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो लाचार व्यक्ति हैं, उसका भी क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। 5 में आग लगने के समय विस्फोटक पदार्थ या गैस सिलेंडर से दूर रहें। मतलब आग लगने के समय में क्या होता है कि जो विस्फोटक पदार्थ हो, ब्लास्ट करने वाला पदार्थ हो, जैसे कि गैस सिलेंडर और वो सबसे क्या रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि यदि आग बिजली से लगा हो तो तार को अलग कर देना चाहिए या नज़दीकी पावर हाउस को तुरंत सूचना देना चाहिए। तुरंत पावर हाउस में क्या करना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। यदि मान लीजिए आग कहीं बिजली से लगा हो तो एकदम मतलब नज़दीक का जो पावर हाउस वाला है उसको तुरंत उनको तुरंत सूचना दे देना चाहिए। उसके बाद देखिएगा 7 में आग लगने के समय महत्वपूर्ण वस्तु या जरूरी कागजात का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि आग बहुत ज़्यादा हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्या कहते हैं, यानी कि कंट्रोल होने लायक नहीं है, तो क्या करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण वस्तु है या जो जरूरी कागजात है आराम से लेकर के फरार हो जाना चाहिए, ठीक, एकदम छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए, ठीक है। बस आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हेम रेडियो के उपयोग को लिखें। तो हेम रेडियो का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा से निपटने के लिए किया जाता है। इन द सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। आप लोग ये सब का तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा ये नंबर 9122269401 इस पर, या 62 066 47 010 इसमें से किसी नंबर पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको PDF बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ये भी बताइएगा क्लास 10 किस सब्जेक्ट का वीडियो आपको पर डे चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को पर डे मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।